साथियों नमस्कार। आज है 17 दिसंबर और टेस्ट क्रमांक 13 का आज आयोजन किया जा रहा है। और अत्यंत प्रसन्नता है, हृदय गदगद है, क्योंकि मैंने जो आपसे वादा किया था कि मैं इस श्रृंखला को अनवरत रखूंगा। प्रत्येक 3 दिवस के अंतराल के उपरांत ये जो क्रम है वो अनवरत क्रियान्वित रहा है और मैंने किसी भी प्रकार से कोई अंतराल नहीं दिया। यद्यपि जब टेस्ट क्रमांक प्रथम आयोजित किया गया था तब जितने भी साथी मेरे से जुड़े थे उनमें एक प्रकार का भारी उत्साह था, किंतु टेस्ट 11, 12 और 13 आते आते विद्यार्थियों का जो उत्साह है वो काफ़ी जमींदोज हो चुका था। इस प्रकार की स्थिति में सहज दे सकता हूँ, देखने वाले जितने दर्शकों की जो संख्या है वो बिल्कुल गिनी चुनी विद्यार्थियों की संख्या रही है। तथापि मैं अपने पथ से किसी भी भांति विचलित नहीं होता हुआ भी मैं नियमित रूप से आप इस प्रकार का जो वीडियो है वो प्रसारित करने का मेरा नियमित रूप से प्रयास रह रहा है। और मुझे बेहद खुशी भी, एक प्रकार से संतोष का प्रसाद मेरे हृदय को प्राप्त हुआ है कि मैं इस श्रृंखला को नियमित रख सका हूँ। तो 30 अक्टूबर से लेकर 17 दिसंबर के मध्य प्रत्येक 3 दिवस के अंतराल के भीतर ये टेस्ट आयोजित किए जाते रहे हैं और आज ये अंतिम जो परख श्रृंखला है उसका अंतिम टेस्ट है 17 दिसंबर, दिसंबर माह के भीतर। और आगामी जितने भी टेस्ट है अब जब जनवरी माह में होंगे उसमें वो जो अपने टेस्ट श्रृंखला है उसका आयोजन किया जाएगा। वो अपने ऐप पर रहेगा साथियों। अब दिसंबर जनवरी माह से उसकी जो सूचना है एक विस्तृत रूप से एक रचनाक्रम करके आपको शीघ्र मेरे द्वारा अवगत करा दिया जाएगा। तब तक आप सामान्य ज्ञान पर अपने ध्यान को आदृत करें। मानस पाठशाला नाम से, जी हाँ साथियों, मानस पाठशाला नाम से अपना जो ऐप है उसका निर्माण पूर्ण हो चुका है, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड करें। यद्यपि उसमें अभी कुछ भी आपको चीज़ नहीं मिलेगी, किंतु अति शीघ्र ही उसमें जो टेस्ट श्रृंखला है उससे संबंधित सारी चीज़ें हैं वो दिसंबर माह के अंत तक 100% आपको उसी रूप में अवगत करा दी जाएगी जिस रूप में वो टेस्ट श्रृंखला आयोजित की जाएगी। अब मैं अनावश्यक समय नहीं लेते हुए आपके सम्मुख आज का टेस्ट प्रसारित है। आज का जो प्रश्न पत्र है वो लोंजाइनस, क्रोचे, कोलरिज, इलियट और इसी के साथ में जो आधे अधूरे नाम का जो मोहन राकेश का जो नाटक संलग्न है उससे प्रश्नोत्तरी रहेगी। आप सभी को शुभकामनाएं। प्रश्न संख्या 1। ये 20 प्रश्नों की श्रृंखला आपके सम्मुख प्रस्तुत रही है साथियों। अब इसकी जो उत्तर माला है वो आपके सम्मुख प्रस्तुत है। प्रश्न संख्या 1, प्लेटो एवं अरस्तु के संदर्भ में पूर्व वाला जो प्रक श्रृंखला का जो टेस्ट है उसके माध्यम से मैंने प्रसारित किया था। अब है लॉन्जाइनिस के संदर्भ में है। उदात्त क्या है, उसी के संदर्भ को लेके एक प्रश्न है। जी हाँ साथियों, ये प्रश्न है थोड़ा सा, एक सेकंड साथियों, थोड़ा सा मैं व्यवस्थित कर दूं इसको। अब ठीक है साथियों, थोड़ा सा ये तकनीकी संयंत्रों में थोड़ा बाधा उत्पन्न हो जाती है यदा। तो प्रश्न संख्या 1 है साथियों, आप समझ पा रहे हैं उदात्त क्या है? एक प्रकार का भाव है, एक विचार है, एक शैली है, या सभी सही है? तो साथियों आप ध्यान दें, उदात्त एक भाव भी है,
एक शैली भी है और एक विचार भी है। उसके लिए स्पष्ट है कि उदात्त अपने आप में अभिव्यक्ति और उच्चता की उत्कृष्टता का नाम भी है, और ये तर्क का समाधान ही नहीं करता है, अभिव्यक्ति जो भी उदात्त से युक्त रहता है उसको अंतर मन तक सम्मोहित या अभिभूत कर देता है। और जब रचना कर्म में कोई व्यक्ति संलग्न रहता है, उसकी प्रबल शक्ति के द्वारा वो उदात्त से वो रचना कर्म को अनायास ही करता चला जाता है। इस प्रकार आप ध्यान देखिए प्रश्न संख्या 2, लोंजाइनस के मतानुसार औदात्य क्या है? तो औदात्य के संदर्भ में औदात्य केवल नैसर्गिक है, औदात्य केवल उत्पाद्य है। औदात्य नैसर्गिक ही नहीं वरन उत्पाद्य भी है। औदात्य न नैसर्गिक न उत्पाद्य, ये किस भिन्न प्रकार की वस्तु है। तो साथियों इसमें विकल्प 2, जी हाँ साथियों, विकल्प संख्या 3 है वो संगत है। जो औदात्य है वो नैसर्गिक ही नहीं अपितु जो औदात्य है वो उत्पाद्य भी है। तो विकल्प 3 सही करेंगे आप। प्रश्न संख्या 3 है साथियों, लोंजानिस के उदात्त संबंधी मतानुसार क्या असंगत है? तो इसमें 4 विकल्प है। विषय साध्य नहीं, साधन है, ये सही है। प्राचीन काव्य अनुशीलन आवश्यक नहीं है, विशद बिंबों की योजना उपादेय है, विषय का विस्तार पूर्वक होना आवश्यक है। तो यहाँ साथियों आप ध्यान दें, जो प्राचीन काव्य अनुशीलन है वो आवश्यक है, ये नहीं है, ये शब्द असंगत है यहाँ पर। तो यहाँ होना चाहिए था प्राचीन जो काव्य अनुशीलन है उसका अवलोकन करने से उदात्य है उसमें वृद्धि हो जाती है। और एक है जो विकल्प 1 है, विषय साध्य नहीं साधन है। तो इस प्रकार की धारणा लोंजाइनिस रखते हैं, और इसके विपरीत है वो जो अरस्तु है जो अनुकरण सिद्धांत देते हैं उसके भीतर रखते हैं। और वो क्या कहते हैं कि विषय साध्य, जो विषय है वो साधन है, जो विषय है वो साध्य है साधन नहीं, इस प्रकार का भाव है वो रखते हैं। जी हाँ साथियों, जो विषय साध्य नहीं साधन है, तो जबकि है विषय को साधन नहीं मानते हैं, इस प्रकार का जो विचार है वो ये अपने अरस्तु रखते हैं अनुकरण सिद्धांत के भीतर। जो विकल्प जो ए है उसका विपरीत है वो अरस्तु रखते हैं। आप इस प्रकार का ध्यान दें। तो विकल्प 2 सही है इसमें। प्रश्न संख्या 4 है, अत्यंत सामान्य दृष्टि का प्रश्न है, फिर भी यदा कदा इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाता है। कोलरिज का जन्म कहाँ हुआ? तो आप ध्यान दें इंग्लैंड में। विकल्प 2 सही है। और निम्न में से क्या सही नहीं है? मुख्य कल्पना के अस्तित्व पर गौणी कल्पना आश्रित है, ये भी सत्य है। आप ध्यान दें विद्यार्थियों, जो कोलरिज का जो कल्पना सिद्धांत है उसमें 2 प्रकार की कल्पना तत्वों का वो वर्णन करते हैं अपने, और वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि जो मुख्य कल्पना, और मुख्य कल्पना के 2 नाम हैं विद्यार्थी, इसको प्राथमिक कल्पना भी कहते हैं और इसको आद्य कल्पना भी कहा जाता है। इस प्रकार आप ध्यान दें। और दूसरी कल्पना वो गौणी कल्पना है, उसको विशिष्ट कल्पना भी कहा जाता है। और आंग्ल भाषा के संदर्भ में देखिए तो जो मुख्य कल्पना है वो प्राइमरी है, और जो गौणी कल्पना उसके सेकेंडरी कहा जाता है। तो मुख्य कल्पना अस्तित्व पर है, तो मुख्य कल्पना के अस्तित्व पर गौणी कल्पना आश्रित है, ये सही है। दूसरा है विद्यार्थी, मुख्य कल्पना अचेतन है जबकि गौणी कल्पना चेतन है, ये भी सत्य है। और मुख्य कल्पना केवल निर्माण या संगठन का कार्य करती है जबकि गौणी कल्पना विघटन, संगठन, विनाश और निर्माण का कार्य करती है। गौणी कल्पना सर्जन है जबकि मुख्य कल्पना पुनर्सर्जन है। तो ये असंगत है, ये जो नाम है ये यहाँ से हटके ये नाम यहाँ आना चाहिए था साथियों। अर्थात जो मुख्य कल्पना है वो सृजन है और जो गौणी कल्पना है वो पुनर्सर्जन। तो इसमें आप ध्यान दें विद्यार्थियों, समझने से योग्य चीज़ें हैं कि हम सामान्य जीवन के अंदर इस प्रकार के बहुत सारे कार्य हैं वो प्रतिदिन करते रहते हैं, उनके लिए हमने कोई अधिक समझ की आवश्यकता नहीं होती। हम सामान्य क्रियाकलापों के माध्यम से ही सामान्य जो अनायास ही बहुत सारे कार्य करते हैं। जैसे हम कहीं बाहर से आए, हमने अपनी जो चाबी है उसको कहीं टांग दी और वापस चाबी को ले लिया, हमने जूते खोले और जूते को पहन लिया, हम खाना खा रहे हैं, हम श्वास ले रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं, ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, ये अनायास कार्य है जिनके लिए हमें कोई अतिरिक्त श्रम नहीं करना पड़ता है। ये है मुख्य कल्पना, जिससे हम प्रतिदिन की नहाना जो नित्य कर्म है उस प्रकार की क्रियाएं हम करते रहते हैं। जबकि गौणी कल्पना में अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है, जैसे पढ़ने के लिए हमें प्रयास करना पड़ रहा है, कोई कर्म करना है, कहीं कुछ प्रकार का कुछ अलग से कार्य करना है, कोई हम जो धंधा वगैरह करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो उस प्रकार की चीज़ें हम करते हैं अतिरिक्त रूप से, तो वो गौणी कल्पना के अंदर समाविष्ट रहता है। और एक और कल्पना का ये प्रयोग करते हैं ललित कल्पना, जिसको फैंटेसी भी कहा जाता है। उसके अंदर ऐसे चित्र हम बना लेते हैं जो शाश्वत विश्व के लिए कल्पनातीत है, जो संभव नहीं उस प्रकार की चीज़ें सोच लेते हैं, वो ललित कल्पना के भीतर आती है। फैंटेसी जिसका जिक्र हमने कुछ समय पूर्व किया ही था,
तो ललित कल्पना शब्द का निर्माण फंतासिया से हुआ। फंतासिया किसका शब्द है? तो आप ध्यान दिए ग्रीक भाषा का शब्द है। जी हाँ साथियों, ग्रीक भाषा। क्रमांक 1 सही है इसमें। प्रश्न संख्या 7 है, कल्पना की विशेषता नहीं है, कल्पना सौंदर्य विधायिनी है। ये सत्य है। कल्पना इतनी सशक्त होती है कि मृत वस्तुओं में प्राण की संचार कर देती है, ये भी सत्य है। कल्पना सृजनात्मक शक्ति है, ये भी सही है। और कल्पना अनुकरण है, ये असंगत उत्तर है, तो विकल्प 4 आप अलग निकाले। कल्पना अनुकरण नहीं, आप ध्यान दें, अनुकरण से भिन्न है। क्रोचे की पुस्तक कौन सी है? तो इस प्रकार ध्यान दें विद्यार्थियों, क्रोचे की पुस्तक कौन सी है? तो इसमें स्टैटिक्स है, जो एस्थेटिक है ये क्रोचे की पुस्तक है। जबकि बायोग्राफी लिटरेरिया, लिरिकल ब्लेड्स और लेक्चर ऑन शेक्सपियर, ये तीनों पुस्तकें वो कोलरिज की है। और इसमें एक विशिष्ट तथ्य है, जो लिरिकल ब्लेड्स है, ये जो लिरिकल ब्लेड्स पुस्तक है, ये अपने मित्र वर्ड्सवर्थ के साथ में ये लिखते हैं। और उनकी जो प्रमुख पुस्तक है वो जो बायोग्राफी लिटरेरिया है, आप इस पर भी ध्यान दें। किसकी? कोलरिज की एक प्रसिद्ध पुस्तक है बायोग्राफी लिटरेरिया। यद्यपि जो पहली, दूसरी और तीसरी ये तीनों पुस्तक कोलरिज की है। पुस्तक संख्या 4 स्टैटिक, जिसको अगर हिंदी रूपांतरण करते इसको तो कहा जाएगा सौंदर्य शास्त्र। और इसके जो निर्माणकर्ता वो क्रोचे है, और इसका जो अनुवाद है वो सौंदर्य शास्त्र के रूप में हुआ। आप इस प्रकार का चीज़ें आप समझे। विकल्प 4 सही है। अगले प्रसिद्ध पाश्चात्य विचारक है इलियट। निर्वैयक्तिकता सिद्धांत के संदर्भ में मान्यताओं में क्या असंगत है? तो कवि वैज्ञानिक के समान निर्वैयक्तिक और वस्तुनिष्ठ होता है, और कला निर्वैयक्तिक होता है, ये सही है। कला व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है। निर्वैयक्तिकता का अर्थ है कवि के व्यक्तिगत मनोभाव की विशिष्टताओं का सामान्यकरण। और निर्वैयक्तिकता 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक और विशिष्ट निर्वैयक्तिकता। और विकल्प 2 इसमें भिन्न है साथियों, आप ध्यान रखें इस प्रकार कि इसका जो विकल्प 2 है वो विकल्प गलत है, क्योंकि कला है वो वस्तुतः व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं होकर व्यक्तित्व से पलायन होता है। तो यहाँ ये होना चाहिए था, कला व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति न होकर व्यक्तित्व से पलायन होता है। तो इस प्रकार की चीज़ों से आप ध्यान दें। एक उन्होंने उदाहरण भी दिया था, एक कक्ष के भीतर जैसे ऑक्सीजन है और SO2 अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड है, और वहाँ पर प्लेटिनियम के टुकड़े भी पड़े हुए हैं। अब प्लेटिनियम का टुकड़ा है वो उदासीन रहता है, निर्विकार रहता है, जबकि ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड है वो आपस में मिलकर एक भिन्न प्रकार का समीकरण बना देते हैं, और जबकि प्लेटिनियम निर्विकार रहता है। तो इसी प्रकार अपने इस गोचर जगत के भीतर जो कवि होता है वो सभी आसपास में जितने भी चीज़ें घटित होती है उनको अपने काव्य में समाहित करने का प्रयास करता है। अपने व्यक्तिगत मनोभावों को उस पर किसी भी प्रकार से प्रभाव पड़ने से वो बचता है। अगर एक भिन्न प्रकार की अगर परिभाषा दें तो इस प्रकार बनेगी कि कवि के व्यक्तिगत मनोभावों की विशिष्टताओं का सामान्यकरण, अर्थात जो कवि होता है वो अपने तीव्र संवेदना से जो समाज में विद्यमान अन्य लोग हैं उनकी अनुभूति को ग्रहण करता है, फिर वो स्वयं की अनुभूति बनाता है, और फिर उस स्वयं की अनुभूति को वो काव्य में व्यक्त करता है। और वो स्वयं की अनुभूति नहीं है, वो अन्य लोगों की अनुभूति को स्वयं की अनुभूति बनाता है, फिर काव्य के माध्यम से वो प्रस्तुत करता है, और उस स्थिति में वो जो अनुभूति है वो सभी की अनुभूति बन जाती है। इस प्रकार की स्थिति बनती है। तो आप ध्यान दें विकल्प 2 असंगत है, वस्तुतः वो पलायन है। किस कवि ने स्वयं को क्लासिकवादी कहा है? तो क्लासिकवादी के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण इलियट है, और काफी प्रतिभावान और सशक्त कवि माने जाते हैं। और यहाँ जो क्लासिक है उससे आज से मान सकते हैं कि मस्तिष्क के 3 क्षेत्रों में उसने स्वयं को क्लासिक अर्थात प्रौढ़ माना है। सभ्यता और भाषा मुख्य रूप से सम्मिलित है। मस्तिष्क, सभ्यता और भाषा, ये 3 तत्व सम्मिलित रहते हैं। प्रश्न संख्या 11 है विद्यार्थियों, आधे अधूरे से, कि तुम्हें लगता है कि तुम चुनाव कर सकती हो, लेकिन दाएं से बाएं, सामने से हटकर पीछे, इस कोने से लेकर उस कोने तक, क्या तुम सचमुच कोई चुनाव तुम्हें नजर आया? इस प्रकार का जो वक्तव्य है साथियों जुनेजा है, वो जो इसके मुख्य पात्र है वो सावित्री को कहता है। आप ध्यान दें विकल्प 2 सही है। आधे अधूरे नाटक में कौन सा पात्र नहीं है? तो साथियों शिवजीत है, मनोज है, और ये अशोक है। जगमोहन नहीं है, जगमोहन की जगह मनमोहन नहीं है साथियों, मनमोहन की जगह जगमोहन पात्र है। विकल्प 3 असंगत है। सावित्री के संपर्क में विभिन्न पुरुष आते हैं, उनमें कौन से पुरुष नहीं है? जुनेजा है, जगमोहन है, सिंघानिया है, रमेश नहीं। आप ध्यान दें जुनेजा, जगमोहन, सिंघानिया, महेंद्रनाथ, मनोज इत्यादि पुरुष संपर्क में आते हैं, इसमें रमेश नहीं है। आधे अधूरे नाटक का कौन सा पात्र है जो अभिनेत्री की तस्वीरों और अश्लील किताबी कतरन में रुचि रखता है? तो आप ध्यान दें इसका जो महेंद्रनाथ और सावित्री इसके जो मुख्य पात्र है, उनका जो पुत्र है अशोक इस प्रकार की रुचि रखता है, वो अश्लील तस्वीरों में और इस प्रकार की गंदी तस्वीरों में अपनी रुचियों व्यक्त करता है। ये आप ध्यान रखें, अशोक इसका उत्तर रहेगा।
काले सूट वाला जो पात्र है उसने किस भूमिकाओं का निर्वहन किया नाटक के लिए है। जो मूल पुस्तक पढ़ोगे, जो मूल पुस्तक मेरे पास है, उसमें इस प्रकार का प्रश्न है साथियों, इस प्रकार का तथ्य उल्लेखित है। तो पुरुष एक, पुरुष दो, पुरुष तीन और पुरुष चार, जो चारों की भूमिका है, उन भूमिका का निर्वहन है काले सूट वाले आदमी ने किया है। तो आप विकल्प 3 सही है। इस प्रकार की भी चीजें आप ध्यान देके अपन कहानी और कथानक पर ध्यान नहीं केंद्रित कर देते हैं, पर नाटक में जो नाट्य प्रस्तुतिकरण होता है उसमें कौन कौन सा पात्र है वो किस प्रकार की भूमिकाओं का निर्वहन करता है, इस प्रकार का प्रश्न भी बन जाता है। आधे अधूरे नाटक है उसका जो पहला मंचन है दिल्ली में जो श्री ओम शिवपुरी के निर्देशन में 1969 में किया गया। ये तथ्य भी मैंने लिखे हैं ताकि आप इनको आत्मसात कर सके। श्री ओम शिवपुरी इनके निर्देशन में कब हुआ? फरवरी 1969 में। कहाँ हुआ? दिल्ली में। किसके माध्यम से हुआ? ये आप ध्यान रखिए, देशांतर के माध्यम से हुआ। विकल्प 2 सही है। क्या चीज है वह कहाँ है वह? इस घर में खिड़कियों दरवाजों में, छत में, दीवारों में, तुम में, डेडी में, अशोक में, कहाँ छिपी वो मनमूस चीज? मनहूस जो बुरी चीज है, जो वो कहता है इस घर से तुम अपने अंदर लेके आई हो। साथियों जो बिन्नी इसकी बड़ी लड़की है सावित्री की, वो घर से भग जाती है और उसके पति और इसके मध्य अनबन चलती है। तब इसका पति बारंबार इस प्रकार की चीजें कहता है कि तुम कुछ मनहूस चीजें लेके आई हो। तब इस प्रकार का जो संवाद है वो बिन्नी सावित्री से करती है कि क्या मनहूस चीज है, क्योंकि वो जो घर है वो पूर्णतः महेंद्र नाथ और सावित्री का घर है। और किन्नी बिन्नी और जो अशोक रहता है, ये जो मानसिक तनाव से युक्त रहता है घर, और इनके किसी भी प्रकार से कोई संपर्क नहीं है। सब जो घर का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से कटा रहता है। तो उस स्थिति में सावित्री से संवाद करती है और बिन्नी कहती है कि इस चीज में जो यहाँ पर क्या ऐसी मनहूस चीज है जो मैं लेके गई हूँ। बड़ी लड़की की उम्र कितनी है साथियों? तो ये हो सकता है प्रश्न आप भिन्न समझे इसका उत्तर, किंतु मेरे पास जो पुस्तक है उस पुस्तक में, पुस्तक कौन सी है वो भी मैं बता देता हूँ। पुस्तक है जो भी मेरे पास, जो मूल पुस्तक है, और पुस्तक में जो जो पात्र है उनकी उम्र के बारे में उल्लेख दे रखा है। उसमें एक सीधा सीधा दृष्टिकोण मिलता है कि जो बड़ी लड़की है उसकी 20 वर्ष से उम्र 20 वर्ष से ऊपर नहीं, इस प्रकार का जो चित्रण मैंने देखा था। आप इसको और देख सकते हैं अच्छे से। विकल्प 2 सही है। महेंद्र नाथ के संदर्भ में सही नहीं है। सावित्री का पति, ये सही। व्यवसाय में नुकसान होने के कारण वह बेकार बैठता है, ये भी सही है। सबसे अपमानित होकर अपने मित्र जुनेजा के घर रहना लग जाता है, ये भी सही। किंतु शुगर की बीमारी के कारण वो अपने घर लौटा था। ध्यान दे साथियों, उसके जो समस्या थी वो ब्लड प्रेशर, बीपी की समस्या थी उसके। उतार जो रक्त संचरण है उसमें उतार चढ़ाव था, उससे वो पीड़ित था, उसके कारण वो पुनः घर लौटा था। विकल्प 4 सही है। प्रश्न संख्या 20 है साथियों, आधे अधूरे नाटक की भाषा शैली के संदर्भ में क्या सही है? तो इसमें उस तत्सम उर्दू, फारसी, अंग्रेजी शब्दों की व्यापार में ये भी सही है। टूटे फूटे वाक्य के अतिरिक्त जो प्रतिध्वन्यात्मक जो शब्द है उसका भी प्रयोग हुआ साथियों। तो आप ध्यान दें कि और विकल्प 3 है, वो विकल्प 3 है निरर्थक ध्वनियों और जो ध्वन्यात्मक शब्द है उसका भी भरपूर प्रयोग हुआ है, ये भी सही है। और तो अब इसका जो जो उत्तर सही है विद्यार्थी वो सही है, इसके चारों विकल्प सही है। इसमें जो ये प्रतिध्वन्यात्मक शब्द है उसके लिए ध्यान दें कि जैसे एक ही प्रकार के शब्दों को दो बार उच्चारित करना, जैसे हड़ताल हड़ताल, बच्चा कच्चा और करना धरना, इस प्रकार की चीजें हैं। तो ये प्रतिध्वन्यात्मक शब्द भी इसमें प्रयुक्त हुए हैं, आप ध्यान दें। निरर्थक ध्वनियाँ हैं जैसे थू थू, किट किट, इस प्रकार की जो ध्वनियाँ हैं वो निरर्थक ध्वनियाँ हैं। ओहो ओहो, इस प्रकार की ध्वनियाँ आती है वो निरर्थक ध्वनियाँ हैं। और ध्वन्यात्मक शब्द है ये भी इसमें भरपूर मात्रा में प्रयोग हुए हैं। तो इस प्रकार साथियों ये 20 प्रश्नों की श्रृंखला पूर्ण हुई है साथियों। बहुत प्रसन्नता है, हृदय एक प्रकार से शांति से और संतोष से पूरित है मेरा कि मैंने जिस प्रकार आपसे एक प्रकार का वादा किया है तो वचनबद्धता है उसका पूर्ण निर्वहन मेरे माध्यम से किया गया है। और आगामी जितने भी वीडियो अब टेस्ट श्रृंखला में आयोजित करूँगा हिंदी साहित्य के लिए, और मुझे ये भी खुशी है कि अब तक जितने भी प्रश्न मैंने बनाए हैं वो किसी भी प्रकार से विवादित नहीं है, निर्विवाद ये प्रश्न रहे हैं। ये भी एक आत्मसंतोष से युक्त रहा है ये विषय मेरे लिए। आगामी जितनी भी श्रृंखला मैं ऐप के माध्यम से आयोजित करूँगा उसमें मेरा जितना प्रयास रहेगा उतना मैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्रश्नोत्तरी बनाने का प्रयास करूँगा। भले ही मैं प्रश्नों की संख्या कुछ 19-20 कम कर दूँ, किंतु जो प्रश्न है वो पूर्ण रूपेण पारदर्शिता, तटस्थता, पूर्णतः गांभीर्य से युक्त रहेंगे। तो आप जो मेरा मानस पाठशाला ऐप है उससे आप जुड़ सकते हैं। यद्यपि वहाँ कुछ भी आपको सामग्री नहीं मिलेगी, किंतु फिर भी आप जुड़ें और
उसमें जल्दी ही जो सूचना है वो प्रसारित कर दी जाएगी। आप सभी को प्रश्न पत्र, ये जो प्रथम, ये तृतीय प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान का, उसके लिए ढेरों शुभकामनाएं साथियों। आपका उज्जवल भविष्य अति शीघ्र आपकी निकटता से जुड़ेगा, इस प्रकार के जो मनोभाव मैं आपके लिए व्यक्त करता हूँ। आप शीघ्र श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम सफलता को अर्जित करेंगे। और ये जो वीडियो अगर आप अभी नहीं देख पाते हैं तो पश्चात भी इस प्रकार की वीडियो को आप देखिए साथियों। आप सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।